स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोग संसद को पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग संसद की वित्तीय समिति के बारे में पढ़ा जाएगा। क्या होता है कि संसद में हर कार्य के लिए अलग अलग कमेटी बनी होती है। जैसे मैं बताया था कि कोई साधारण विधेयक जाता है तो तदर्थ समिति के पास जाता है। हर वो क्या नाम है, सदन का एक एक वो होता है, तदर्थ समिति होती है, तो उसके पास वो चीज जाता है, उस बिल का विधेयक का प्रारूप पूरा जाता है, वो उसकी जांच करता है। उसी प्रकार से संसद में जो वित्तीय समितियां भी होती हैं, तो वित्तीय समिति कितनी होती है? तो वित्तीय समिति 3 होती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति। यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में अलग अलग करके आज हम लोग इस पर पढ़ाई किया जाएगा। तो इसको एक एक से शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं लोक लेखा समिति से। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की शुरुआत जो हुई थी, तो ये 1919 का जो अधिनियम बना था, संवैधानिक सुधार का अधिनियम, उसी के तहत 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। उसी समय से ये चालू हुआ था ये समिति बनना, और तब से अब तक ये समिति कमेटी बनाई जाती है। यह प्रत्येक 1 वर्ष के लिए इसको बनाया जाता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं। 22 में से जो 15 होंगे इसके लोकसभा के सदस्य होंगे, और 7 सदस्य राज्यसभा के होंगे। इनका जो चुनाव होगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों शामिल हैं, और इसके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और अध्यक्ष कौन बनेगा? तो वो लोकसभा के सदस्य ही केवल अध्यक्ष बनेंगे। ठीक, तो लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को इस लोक लेखा समिति की पब्लिक अकाउंट कमेटी की अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक, और 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि तब 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि तब से जो कोई विपक्षी दल का व्यक्ति है, सदस्य है वो, तो वही इस कमेटी का अध्यक्ष बनता है, विपक्षी दल का। कब से? तो 1967 से। ये अध्यक्ष बनेगा तो कहां से बनेगा? तो लोकसभा से ही बनेगा। ठीक, इतना हो गया। एक चीज और ध्यान रखिए, इस कमेटी में कोई भी मंत्री सदस्य या अध्यक्ष नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? यदि कोई मंत्री पद पे बना हुआ है तो वो इस कमेटी में अध्यक्ष या सदस्य नहीं हो सकता। कोई मंत्री इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं हो सकता। तो इतनी चीजें लोक लेखा समिति में होता है। ठीक, इसके कार्यों एवं शक्तियों को देख लेते हैं। के कार्य एक एक सीक्वेंस में देख लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार का जो विनियोग लेखा होता है और वित्त लेखा होता है, उसको जांच करने के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा को भी जांच करना इसका कार्य होता है। जो विनियोग लेखा है और वित्त लेखा,
जब यह लोकसभा में पेश होता है या इससे संबंधित कोई अन्य लेखा है, अन्य लेखा, उसकी जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। विनियोग लेखा क्या होता है? विनियोग लेखा में एक जो अनुमान, कोई भी खर्च करने से, आप कोई भी खर्च करने जाते हैं, कहीं भी टीवी लेने गए तो एक अनुमान करेंगे कि हम इतने तक का टीवी लेंगे, तो कोई भी कार्य होगा उसमें सरकार अनुमान लगाती है। तो उस अनुमान को, और जो वास्तव में खर्च होता है, जो आप वास्तव में टीवी का मूल्य देते हैं, तो इसी चीज का वो जांच करना ही विनियोग लेखा होता है। ठीक, तो इसी को विनियोग लेखा बोला जाता है। वित्त लेखा में क्या होता है कि आय कितनी है और व्यय कितनी है, उसकी जांच की जाती है, तो इसकी वो जांच करता है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो भारत में एक पद होता है महालेखा परीक्षक का। तो महालेखा परीक्षक विभिन्न लेखों को जांच करता है। तो जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति जो है वो लोक लेखा समिति को भेजती है कि आप इसकी जांच करिए। तो लोक लेखा समिति का यह भी कार्य है कि सीएजी के रिपोर्ट को जांच करना, एवं सीएजी ने जिन संस्थाओं का रिपोर्ट का जांच किया है उसका भी जांच करना, दोनों का जांच करेगा, मतलब एक दूसरे के सहयोग से। उसके बाद फिर राष्ट्रपति को ये प्रतिवेदन अपना देगा, फिर राष्ट्रपति उसके जांच को या उसके सिफारिश को सदन के पटल पे रखता है, उसके रिपोर्ट को। तो इतना हो गया। मुख्य रूप से इसका ये कार्य होता है। कार्य तो बहुत है, इसके डीप में घुसेंगे तो ये बहुत अंदर तक चला जाएगा, तो हम लोग को उतना ही जानना है जितना की आवश्यक है। और एक चीज और है, जो चीजें, जो संस्था सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, एक सार्वजनिक उद्यम कमेटी होता है, उसको भी कुछ संस्थाएं प्रदान की जाती हैं जांच के लिए। तो उसको छोड़ के जो इसके पास रहता है वो उसी की जांच करता है। उद्यम समिति को छोड़ के, इसके बारे में भी अभी पढ़ा जाएगा, ठीक, सीक्वेंस में। तो इतना होता है। इसके रिपोर्ट का प्रभाव क्या होता है ये भी जान लेते हैं। हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस कमेटी में, तीनों कमेटी में। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कैसा इसका संरचना होता है, उसके बाद इसके कार्य जानेंगे कि इसका क्या कार्य है, उसके बाद इसके जो रिपोर्ट की प्रभावशीलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किस हद तक प्रभावी रहता है, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्रभावकारिता इसकी काफी सीमित रहती है। क्यों रहती है उसके कारण को देख लेते हैं। तो इसका जो पहला कारण है कि यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग रहता है। क्या रहता है? जो नीतिगत प्रश्न होते हैं उससे अलग रहता है। नीतिगत प्रश्न तात्पर्य होता है कि नीति को बनाते समय जो प्रश्न उठता है उससे ये अलग रहते हैं, क्योंकि उसके बाद इनका कार्यान्वयन किया जाता है। दूसरा, ये एक तरह से शून्य परीक्षण की तरह होता है। शून्य परीक्षण से क्या समझते हैं आप? शून्य परीक्षण से मतलब कि काम होने के बाद, क्योंकि सारा जो भी मद रहता है उस मद का पैसा सारा खर्च कर दिया जाता है, उसके बाद इसका जांच किया जाता है, तो इसी को शून्य परीक्षण बोला जाता है। क्योंकि 100 परीक्षण, मैं यहां शून्य लिख दिया हूं, इसका 100 परीक्षण होगा।
क्योंकि वो चीजें अब समाप्त हो गई होती हैं। तीसरा इसका है कि यह दैनिक दिन के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो दैनिक दिन का प्रशासन है में हस्तक्षेप नहीं। चौथा सबसे महत्वपूर्ण इसके प्रभावशीलता को एकदम समाप्त कर देता है, वो है कि जो इसका रिपोर्ट होता है वो एक परामर्श की तरह होता है। ये मंत्रालयों पे बाध्यकारी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बाध्यकारी। यह एक परामर्श है। जैसे मैं यहाँ पे कोई कार्य कर रहा हूं तो ये चीज किसी को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। कार्य होता है, ठीक, परामर्शकारी, न कि बाध्यकारी। किस पे बाध्यकारी नहीं होता है? तो मंत्रालयों पर नहीं होता है। और एक और है इसमें कि यह कार्यकारी निकाय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कार्यकारी, मतलब कार्य को करने वाला निकाय नहीं होता है। ये अपना रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद संसद को इसकी संसद पे छोड़ देता है कि वो इसके रिपोर्ट पे क्या निर्णय लेती है। तो निर्णय अंतिम निर्णय किसके पास रहेगा? तो वो संसद के पास रहेगा, ठीक। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि इनके लोक लेखा समिति की जो प्रभावकारिता है वो किन बातों से सीमित हो जाती है। यही चीज हर चीज में रहने वाली है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा तो उसको आगे हम लोग देखते चलेंगे। हर कमेटी में ये तो चीज उसके प्रभावशीलता को सीमित करने का कारण में ये चीजें रहेंगी। थोड़ा सा इधर उधर रहेगा हर कमेटी की, तो बहुत कुछ इसमें नहीं है, बस आसानी से समझते चलिए, बहुत धीरे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसका अन्य नाम है, इंग्लिश में इसको स्टेबिलिटी कमेटी बोला जाता है, एस्टीमेट कमेटी, सॉरी स्टेबिलिटी में बोला, एस्टीमेट कमेटी। उसके बाद इसको अनुमान समिति भी बोल सकते हैं, या एक होता है सतत किफायती किफायत समिति के बारे में बोला जाता है इसको। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही उसका कार्य होता है, तो ये कार्य के लिए इसको इस कमेटी को बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राक्कलन का अर्थ क्या होता है। प्राक्कलन का अर्थ है कि अनुमान करना। प्राक्कलन मतलब कि अनुमान करना, उसको उस पर अध्ययन करना, तो उसी को प्राक्कलन बोला जाता है। तो और समिति को मतलब जान ही रहे हैं कि कुछ सदस्यों द्वारा मिलके बनाया जाए किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, तो उसे समिति बोला जाएगा। तो इसकी संरचना को हम लोग देख लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति होती है, इसमें 30 सदस्य होंगे। कितने? 30 सदस्य। इसका जो उत्पत्ति हुआ था वो 1921 में हुआ था, वित्तीय समिति, उसमें इसको देखा जा सकता है। 1921 में एक वित्तीय समिति का गठन किया गया था, सेम इससे मिलता जुलता समिति था। उसी के आधार पे एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका
निर्माण किया गया है। फिर इसको जॉन मथाई ने 1950 में गठन किया। किसने गठन किया? तो जॉन मथाई के सिफारिश पे गठन किया। कब किया? 1950 में। उस समय जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री थे। उन्होंने प्राक्कलन समिति को गठन किया। इसमें जब इसको बनाया गया था तो इसमें मूलतः कितने सदस्य थे? जब इनके सिफारिश पे गठन किया गया तो उस समय सदस्य थे 25, लेकिन इसको 1956 में बढ़ा के 30 कर दिया गया। कब बढ़ा के? तो 1956 में बढ़ा के इसकी सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। ये जो सारे सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ये सारे सदस्य जो हैं लोकसभा के होंगे और किसके द्वारा चुने जाएंगे? तो लोकसभा के द्वारा ही चुने जाएंगे। और इनका चुनाव जो होगा, मैं लोक लेखा में उस समिति में बताना भुला गया कि चुनाव किस रीति से होता है। तो वो रीति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति, वही वाला जो हमारे देश में प्रचलित है, वरीयता क्रम वाला चुनाव। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणी पद्धति। ठीक, यही प्रणाली लोक लेखा समिति में भी रहेगी, लेकिन जो चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं यानी कि जो उसमें संसद हो जाएगी और इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य रहेंगे। ठीक, लोकसभा सदस्यों में से ही इसके अध्यक्ष की चुनाव किया जाएगा। यह भी लोकसभा में ही रहेगा। ये जो होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। किस पक्ष का होता है? मैं बताया लोक लेखा में 1967 से एक परंपरा चली आ रही कि विपक्षी दल का कोई होता है, लेकिन ये निरपवाद रूप से लोकसभा अध्यक्ष इसको सत्ताधारी दल के उसको चुनता है। ठीक, इसके अध्यक्ष को चुनता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष चुनता है। में से, ठीक, लोकसभा सदस्यों में से ही इसका चुनाव किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसका चुनाव करता है। वो चुनता है कि कौन इसका सदस्य रहेगा। इस कमेटी में भी कोई मंत्री सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता और इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं। ठीक, इनका भी कार्यकाल हो तो 1 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 1 वर्ष। यह हर वर्ष इस कमेटी को बनाया जाता है। तो इतना चीज हम लोग इसमें इसकी संरचना में देख लिए। अब आगे इसके कार्य एवं शक्ति को देख लेते हैं। इसका क्या कार्य है उसके बारे में जान लेते हैं। जो प्राक्कलन समिति होती है उसकी संख्या कितनी है? 30 है। बाकी अन्य समितियों की संख्या इससे कम ही रहेंगी। तो इसलिए ये भारतीय संसद समितियों में सबसे बड़ी समिति कही जाती है प्राक्कलन समिति। तो ये चीज याद रखिए, डायरेक्ट पूछ देता है सबसे बड़ी समिति। इसको मिटा देते हैं। इसके कार्य को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि बजट में जो भी प्राक्कलन है उसकी जांच करना तथा किफायती
उसको बनाने के लिए सुझाव देना। क्या देना? किफायत बना के उसको सुझाव देना। तो जो बजट होता है, बजट के प्राकलन जो होते हैं, भाई बजट पेश किया जाता है एक अनुमान पे ही कि ये चीजें खर्चा होंगी, उससे अधिक भी खर्चा हो सकती हैं या उससे कम भी खर्चा हो सकती है। मैं इसको बजट जब पढ़ा जाएगा तो काफी अच्छे से इसको इस पे विचार देखा जाएगा इस पे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि बजट के प्राकलनों को जांच करती है एवं किफायत किसके लिए? व्यय के लिए। जो इसके व्यय है उसके किफायत के लिए सुझाव देना इसका मुख्य कार्य है। ठीक, कुछ पार्ट वाइज इसको हम लोग देख लेते हैं। भाई हर घर में भी कोई ना कोई रहता है जो बाजार करने के लिए जाता है, क्योंकि वो अच्छा से मोल भाव करेगा और सामान को सस्ता में लाएगा, किफायत दामों पे लाएगा और अच्छा सामान लाएगा। तो सरकार भी अपने यहाँ कुछ कमेटी बना के एक तरह से रखेगी जो अच्छा सुझाव दे कि कम दामों में ही अच्छा काम किया जा सके, कम व्यय हो और अच्छा गुणवत्ता वाला कार्य हो। तो जगह जगह अलग अलग कमेटी उसी लिए बनाई जाती है। ठीक, तो प्राक्कलन समिति भी उसी में की एक समिति होती है। तो जो इसका पहला है वो है संगठन में सुधार प्रशासनिक और कार्यकुशलता और के लिए क्या किफायत होगा इसका रिपोर्ट वो पेश करती है। ठीक, तो इसका कार्य क्या है कि संगठन जो होता है उसमें सुधार किया जाए या सुधार हो सके, प्रशासन और कार्यकुशलता है उसको किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाए, उसकी नीतियों को किस प्रकार से बनाया जाए कि वो किफायत रूप में चले। तो इसका जो रिपोर्ट होगा यही देता है, क्या है इसका एक कार्य है। दूसरा क्या है? संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत हो, किस रूप में प्रस्तुत हो, यह सुझाव देना। क्या करना? यह सुझाव देना। यह भी एक इसका कार्य है। बाकी मैं उतना ही बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। कार्य तो इसके बहुत कुछ है, लेकिन उतना ही बता रहा हूं जितना महत्वपूर्ण है। तो इसका कार्य मुख्य रूप से यही है। बाकी इसकी जो प्रभावशीलता है वो देख लेते हैं हम लोग।
सीमित करने का इसका जो कारण है उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला इसका होता है कि यह बजट की प्रावधानों की जांच तभी करती है जब इस पे संसद में मतदान हो चुका होता है। तो जांच तभी करेगी जब मतदान हो चुका रहेगा। बजट पे जांच तभी करेगी जब इस पे मतदान हो चुका रहता है। दूसरा क्या है, इसके सीमित प्रभावशीलता इसकी सीमित करती है, तो वो है कि संसद की जो नीतिगत प्रश्न है उस पे ये प्रश्न नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? जो निर्धारित नीतियां हैं उस पे ये प्रश्न नीतियों पे प्रश्न नहीं कर सकती। जो संसद एक बार नीति को निर्धारित कर देती है वो संसद के लिए ही जवाबदेही रहेगा। तीसरा है कि इसका कार्य भी स्व परीक्षण जैसा होता है। तो ये सब कारण जो होता है वो इस कमेटी की जो प्रभावशीलता होता है वो सीमित करता है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्राक्कलन समिति एक जो इसका परामर्श भी है। मैं कारण में पढ़े थे ना हम लोग कि इसका जो रिपोर्ट होगा वो केवल एक परामर्शी होगा, न कि मंत्रालयों पे बाध्यकारी होगा। तो इसमें भी ये चीजें लागू होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये केवल एक तरह से अपना सुझाव भर दे सकता है। ये सारी वित्तीय संस्थाएं एक सुझावात्मक मात्र होती हैं, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि केवल ये बना भर दिया जाता है, इस पे काफ़ी कार्यान्वित भी किया जाता है। इसकी सिफारिशों को, इसके सुझाव को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कार्य किए जाते हैं। इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि एकदम से इसको केवल नाम मात्र के लिए बनाया जाता है और बनाने के बाद इसमें बड़े बड़े विद्वान संसद सदस्य होते हैं, वो लोग उनका चयन किया जाता है, वो सब उस पर गहनता से जांच विमर्श करते हैं। अन्य भी जो सदस्य के अलावा जो अधिकारीगण होते हैं वो सब इससे जुड़े रहते हैं, वो सब भी इसकी जांच में सहयोग करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बेवजह इसका गठन किया जाता है, काफ़ी इसका अर्थ निकलता है। तो इतना प्राक्कलन समिति में है। और तीसरा को देख लेते हैं। क्या बताया था मैं? तीसरा सार्वजनिक उद्यम समिति। यह समिति है वो कृष्णमेनन समिति के सिफारिश से हुआ था। एक समिति बनी थी, उस समिति ने सिफारिश किया कि एक सार्वजनिक उद्यम समिति को बनाया जाए। तो के सिफारिश पे बनी थी और कब बनी थी? तो 1964 में इसका गठन किया गया था। तो इसके संरचना को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होंगे, 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। जब इसका मूल रूप से गठन किया गया तो कितने सदस्य थे? तो 10 सदस्य लोकसभा के होते थे और 5 सदस्य राज्यसभा के होते थे। लेकिन 1974 में कब? 1974 में इनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब कितने रहेंगे? तो कुल 22 सदस्य रहेंगे, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। पहले कितने होते थे? कुल 15 सदस्य होते थे, लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5। इनका चुनाव कौन करेगा? तो लोक लेखा समिति की भांति इनका चुनाव भी संसद करेगा। इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा?
अध्यक्ष जो होगा वो कहाँ से होगा, लोकसभा के सदस्यों में से। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तीनों समितियों में लोकसभा के सदस्य ही अध्यक्ष बन सकते हैं। लोक लेखा समिति में केवल ऐसा होता है कि उसमें विपक्षी दल का कोई अध्यक्ष बनता है, बाकी इसमें अध्यक्ष इसमें कोई भी बन सकता है। इसको लोकसभा अध्यक्ष ही इसको बनाएगा, नियुक्ति करेगा, चुनाव करेगा इसका कि कौन इस समिति का अध्यक्ष रहेगा। इसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 1 वर्ष के लिए ये कमेटी भी बनाई जाती है। चुनाव का तरीका क्या होगा, तो तीनों में चुनाव का एक ही तरीका है, समानुपाती प्रतिनिधित्व का एकल हस्तांतरी पद्धति, तीनों का एक ही है, एकल हस्तांतरी पद्धति चुनाव का इसका तरीका है। किसका, समानुपाती समझिए कि ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें से फैक्ट सीधे उठा उठा के पूछता है, पूछेगा कि सार्वजनिक उद्यम समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य। इसी प्रकार से प्रश्न छोटे एग्जामों में या पीसीएस के प्री वगैरह में भी पूछा करता है, जगह जगह की जो अन्य राज्य लोक सेवाओं आयोग के यूपी के अलावा भी, तो उसमें भी पूछा करता है। तो ये सब फैक्चुअल चीजें, इसको याद रखिए। अध्यक्ष हो गया, लोकसभा के सदस्यों में से इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बाकी इसके कार्य को देख लेते हैं। इसका सदस्य भी कोई मंत्री नहीं बन सकता। कौन नहीं बन सकता, कोई मंत्री तीनों में से किसी कमेटी का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। और तीनों का रिपोर्ट मंत्रालयों पे बाध्यकारी नहीं होता है, वो केवल परामर्शी होता है। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो इसके कार्य क्या क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सार्वजनिक उद्यम है, के प्रतिवेदनों एवं लेखों की जांच करना। किसकी जांच करना, लेखों की। उसके जो प्रतिवेदन देते हैं और जो लेखा उसका रहता है उसकी जांच करेंगे। प्रतिवेदन यानी कि वो अपना रिपोर्ट दे रहे हैं जो सार्वजनिक उद्यम है, और जो इसका लेखा किया गया है, तो दोनों के बीच में भाई देखा जाएगा ना कि समानांतर है कि नहीं, जो बता रहा है ये सही है कि नहीं है, तो इसकी जांच करता है। फिर सीएजी के भी कुछ प्रतिवेदन सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, तो कुछ चीजों की रिपोर्ट, कुछ संस्थाओं की रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास चली जाती है और कुछ संस्थाओं का रिपोर्ट इनके पास चली जाती है, सार्वजनिक उद्यम कमेटी के पास। तो इनके प्रतिवेदनों एवं वो संस्था है उसके लेखों की जांच करता है कि कैग ने रिपोर्ट को दिया है तो दोनों में समानांतर है कि नहीं। ये कैग पे हावी नहीं होता है, वो एक तरह से एक मिलाता जुलाता है। ये संसद के तरफ से होते हैं ये कमेटी, तो संसद के तरफ से ये जांच करते हैं, न कि ये कैग के ऊपर भी एक अधिकारी होता है। ये मत समझ लीजिएगा इसका अर्थ कि कैग की रिपोर्टों की जांच करना, वो एक तरह से संसद के द्वारा जांच की जा रही है कि वो चीजें सही है कि नहीं, ठीक। क्योंकि ये सरकार भाई कैग अपना रिपोर्ट सरकार के जमा करता है, लोकसभा में लाता है, तो अधिकतर होता है इस स्थिति की सरकार के कुछ इधर उधर के, जैसे बोफोर्स मामला हुआ था, तो इस प्रकार की रिपोर्ट आ जाती है। तो उसमें सरकार का भाई कर्तव्य है कि वो अपना एक बार अच्छे से चेक करा ले कि इसका रिपोर्ट जो है वो सही है कि नहीं है, तो वो अपने तरफ से इनके प्रतिवेदनों लेखों की जांच करता है।
फिर जो तीसरा होता है वह जो सार्वजनिक उद्यम है, उनकी जो कार्यकुशलता है, उनके जो प्रबंध है, तो जो मानक बनाया गया है, जो सिद्धांत बनाया गया है, उसके अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं, युक्ति संगत, माने कि तर्क के साथ, युक्ति का मतलब तर्क, तो तर्क के साथ उचित, उसके साथ कार्य कर रहा है कि नहीं, ये भी जांच वो करता है। जो एक भाई सिद्धांत बनाया गया है कि इस सिद्धांत पे ही व्यवसायिक स्थिति ये रहनी चाहिए कि भाई लाभ रहे और सामाजिक कल्याण भी रहे, दोनों को साथ साथ लेके चलना रहता है। तो उस आधार पे कार्य हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। तो ये सब इसकी जांच होती है इसमें। कुछ कारण इसके भी हैं जो प्रभावकारिता को सीमित करने के कारण। तो वही चीज कारण है कि यह मंत्रियों पे परामर्शी होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। दूसरा यह स्व परीक्षण की तरह होता है। और इसमें कुछ अलग है, तो यह है कि यह कुछ ही मंत्रालयों की एक वर्ष में जांच कर पाता है। हर मंत्रालयों को अलग अलग साल करके चक्रानुक्रम में इसको दिया जाता है जांच के लिए। तो एक वर्ष में कुछ मंत्रालय ही आ पाते हैं। इस तरफ फिर से आने में उनका नंबर काफी समय बीत जाता है। तो इस प्रकार से कम को ही जांच कर पाते हैं, कम मंत्रालयों को जांच कर पाते हैं। तो इन कारणों से इनकी जो प्रभावकारिता होती है वो सीमित हो जाती है। बाकी तीनों चीजों में बहुत कुछ समानांतर है, बस थोड़ा थोड़ा इसका डिफरेंसेज है, तो उसको हम लोगों ने समझ लिया। अगले क्लास में हम लोग बजट को पढ़ा जाएगा, उसके बाद संसद का जो टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा। जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य था हमने बता दिया है, उससे संसद से संबंधित आगे हम लोग बजट को पढ़ के इस संसद वाले चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। और जो उसका भाग हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, ये हम लोग को दिमाग में रखना है बराबर। तो उसके आगे की चीज़ों को देखा जाएगा, जैसे उच्चतम न्यायालय है, फिर उसके बाद महालय का परीक्षक को पढ़ा जाएगा, फिर राज्य सरकार में फिर पहुंचेंगे। तो ऐसे क्रमतः हम लोग पूरे संविधान को समाप्त किया जाएगा। तो आज केवल इतना ही, ठीक है, थैंक यू।